Hello friends, welcome back. Today we are going to learn the operon system. Operon system क्या है? Operon system वर्क कैसे करता है? Operon system के पीछे मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? तो अगर सिंपली देखा जाए तो डीएनए कब ट्रांसक्रिप्शन करेगा, कब ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा, ये रेगुलेशन करने वाला सिस्टम यानी कि ओपेरॉन। सो यहाँ पे आपके एग्जांपल में एक लैक ओपेरॉन सिस्टम का एग्जांपल दिया है। लैक ओपेरॉन सिस्टम इज अ लैक्टोज ओपेरॉन सिस्टम, जैसे फुल फॉर्म में बोल सकते हैं हम लोग कि लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर लैक ओपेरॉन सिस्टम है। सो ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा जान ले कि ई कोलाई बैक्टीरिया इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया which have the main carbon source is glucose. E. coli बैक्टीरिया का मेन कार्बन सोर्स है ग्लूकोज, और जब ग्लूकोज मीडिया में प्रेजेंट नहीं रहता तो ई कोलाई लैक्टोज को कार्बन सोर्स के लिए यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देता है। सो ई कोलाई के पास ग्लूकोज और लैक्टोज ऐसे कार्बन के दो सोर्सेस है। सो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए लगता है हेक्सोकाइनेज, जैसे कि हमने रेस्पिरेशन चैप्टर में देखा था, और लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लगता है लैक्टेज एंजाइम। दो अलग अलग एंजाइम, दो अलग अलग प्रोटीन है जिनका रेगुलेशन ई कोलाई सेल के अंदर होता है लैक ओपेरॉन सिस्टम से। यानी कि जब मीडिया के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड एंड लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, सो ग्लूकोज को यूटिलाइज करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू द लैक्टोज। सो कब मीडिया के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है, तो कब ग्लूकोज को डाइजेस्ट किया जाए और कब लैक्टोज को डाइजेस्ट किया जाए, वो सिस्टम डिसाइड करता है, लैक ओपेरॉन सिस्टम डिसाइड करता है। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज को यूटिलाइज करने की कुछ जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगा। ग्लूकोज इज अ सिंपल फूड और सिंपल वे ऑफ एनर्जी। सो ग्लूकोज को पहले यूटिलाइज करने में लैक्टोज ओपेरॉन बंद हो जाता है और पहले ग्लूकोज यूटिलाइज कर देता है ई कोलाई। जब ई कोलाई के पास ग्लूकोज का अवेलेबल स्टॉक खत्म हो जाता है तभी सिर्फ लैक्टोज ओपेरॉन ऑन होके लैक्टोज यूटिलाइजेशन चालू हो जाता है। सो हम लोग लैक ओपेरॉन के बारे में जानेंगे, लैक ओपेरॉन वर्क कैसे करता है, या फिर हर एक ओपेरॉन या फिर एक नॉर्मल जनरल प्रोसीजर क्या है ओपेरॉन सिस्टम वर्क करने का, देखते हैं प्रोसेस में। So, lacc operon is consist of 5 components, 5 key players. First one is regulator gene, second one promoter gene, operator gene, structural gene and inducer molecule. अगर आपने एक चीज नोट किया तो हर एक ये एक जीन है और ये एक मॉलिक्यूल है। So ये पांच कंपोनेंट्स है, 5 की प्लेयर्स है। ओपेरॉन सिस्टम वर्क होता है, ओपेरॉन सिस्टम काम करता है। So हम एक एक करके इनको देखेंगे। So फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल जीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चरल जीन मींस जो प्रोटीन मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट सीक्वेंस है, प्रोटीन मॉलिक्यूल का नहीं बोल सकते कि प्रोटीन मॉलिक्यूल बनने के लिए डीएनए का जो एग्जैक्ट सीक्वेंस है, जीन सीक्वेंस है, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। समझो मैंने ये पोर्शन निकाला, ये है स्ट्रक्चरल जीन। इसके पहले आता है ऑपरेटर रीजन और ऑपरेटर रीजन के पहले आता है प्रोमोटर रीजन। तो ये मैंने XYZ करके स्ट्रक्चरल जीन बताया। ऑपरेटर रीजन जस्ट बिफोर द स्ट्रक्चरल जीन एंड प्रोमोटर रीजन जस्ट बिफोर द ऑपरेटर जीन। सो ये पार्ट होता है एक ओपेरॉन का, डीएनए का एक टुकड़ा, जो जीन हम लोग बोलते हैं एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, वही एक ओपेरॉन ही होता है। उसी के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस चालू या बंद करने की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अभी बचते हैं रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन एक अलग सा पार्ट होता है। तो रेगुलेटर जीन मींस उसके नाम में ही कि वो रेगुलेट करता है प्रोसेस को। सो रेगुलेटर जीन क्या करता है, रेगुलेटर जीन जब भी ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक करता है तो आगे की प्रोसेस हो नहीं पाती। रेगुलेटर जीन आगे ट्रांसक्रिप्शन मतलब स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन करने से रोक देता है। सो अभी आप लोग को थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि ऑपरेटर रीजन खुला होने के बाद ही ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। मतलब कि अगर ये रिप्रेसर जीन अपना रेगुलेटर जीन यहाँ से हट जाता है तो प्रमोटर रीजन और ऑपरेटर रीजन मिलके ट्रांसक्रिप्शन
कंप्लीट कर देंगे और आगे का प्रोसेस ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अभी ये रेगुलेटर को कंट्रोल करने वाला है इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स। इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करके, बाहर के एनवायरनमेंट की कंडीशन देख के वो प्रोटीन का सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है या नहीं, इसका सिग्नलिंग रेगुलेटर जीन को देते हैं, रेगुलेटर मॉलिक्यूल को देते हैं। इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स क्या है? तो इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स आर सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म। इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स आउटर एनवायरनमेंट को, सेल के आउटर एनवायरनमेंट को सेंस करके रेगुलेटर जीन को ब्लॉक या फिर फ्री करता है। समझ लो कि रेगुलेटर जीन अभी यहाँ ऑपरेटर रीजन को बाइंड किए है। अगर बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग लैक्टोज यूटिलाइज करने की कंडीशन आ जाए तो ये इंड्यूसर मॉलिक्यूल ये ऑपरेटर रीजन से रेगुलेटर मॉलिक्यूल को हटाकर उसे खुद बाइंड करेंगे ताकि रेगुलेटर मॉलिक्यूल ऑपरेटर रीजन को बाइंड ना कर सके। यहाँ पे आपने गौर किया होगा कि रेगुलेटर मॉलिक्यूल अगर ब्लॉक हो रहा है तो ऑपरेटर रीजन यहाँ पे फ्री हो रहा है, ऑपरेटर जीन यहाँ पे फ्री हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन चालू हो जाएगा। इसे बोलेंगे हम लोग ऑन, ओपेरॉन ऑन है। और अगर समझो इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स ने डिटेक्ट किया कि अभी लैक्टोज यूटिलाइज करने की जरूरत खत्म हो गई है तो ये इंड्यूसर मॉलिक्यूल ऑपरेटर रीजन को, रेगुलेटर को छोड़ देगा। रेगुलेटर फिर से जाके ऑपरेटर को बाइंड करेगा और लैक्टेज एंजाइम मतलब कि लैक्टोज का प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगा जिससे कि ये ऑफ ओपेरॉन हो जाएगा। ओपेरॉन सिस्टम ऐसे वर्क करता है, इंड्यूसर रेगुलेटर को बाइंड करता है तो रेगुलेटर ऑपरेटर रीजन को फ्री करके आगे का प्रोसेस कैरी ऑन करने देता है, ट्रांसक्रिप्शन होने देता है। अगर इंड्यूसर ने रेगुलेटर को बाइंड नहीं किया तो रेगुलेटर ऑपरेटर जीन को ब्लॉक करेगा जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं पाएगा।